नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेटस एंड डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। तो वायरसेस का स्टेटस देखें तो दे आर बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसका मतलब यह है कि इनमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ नॉन लिविंग वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वायरसेस में लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से शामिल हैं। नंबर 1, वायरसेस कैन रेप्लिकेट। ये अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं, यानी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एज वी नो दैट रिप्रोडक्शन इज द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये इनमें एक लिविंग फीचर पाया जा रहा है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो दे कैन इन्फेक्ट देयर होस्ट। ये अपने होस्ट को इन्फेक्ट कर सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ये दूसरा इनका लिविंग कैरेक्टर पाया जाता है इनके। नंबर 3, म्यूटेशन। म्यूटेशन change in the sequence of nucleotide in the DNA और RNA is called as the mutation। और ये म्यूटेशन की वजह से इनके अंदर हर बार एक नया सीक्वेंस आता है और इनके अंदर सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं। सो ये म्यूटेशन जो है वो एक लिविंग कैरेक्टर है जो इनकी बॉडी में पाया जा रहा है। नंबर 4, these viruses can cause some diseases। ये कुछ डिजीजेस कॉज कर सकते हैं लाइक पोलियो, हर्पीज एंड एक्सेट्रा। तो ये इनकी बॉडी में पाए जाने वाले लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरह से इनके अंदर पाए जाने वाले नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, सो नंबर 1, दे आर acellular, means they do not have cytoplasm or any organelle। इनके पास साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेली मौजूद नहीं है। नंबर 2, they can be crystallized। ये क्रिस्टल बन जाते हैं जब अपने होस्ट से अवे होते हैं, और क्रिस्टल बनना एक नॉन लिविंग चीज की प्रॉपर्टी है। नंबर 4, नो मेटाबॉलिज्म। वायरसेस मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते। मेटाबॉलिज्म की ना करने की वजह से इनकी बॉडी में खुद से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती जो इनकी लिविंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवा सके। इसी तरह से वायरसेस कैन नॉट रेस्पायर। ना ही वायरसेस में एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, ना रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ना एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। तो ये वो तमाम फीचर्स हैं जिनकी वजह से इनको नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ वायरसेस को। तो 80s में कुछ साइंटिस्ट, कुछ अर्ली बायोलॉजिस्ट लाइक लुइस पास्चर and Robert Koch, they believe that the certain diseases are caused by bacteria। माना यह जाता था कि डिजीज़ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया से हो रही होती हैं, लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसी भी थी विच आर नॉट कॉज्ड बाय
बैक्टीरिया, जो उनके लिए काफ़ी पजलिंग चीज़ थी। हुआ ये कि इन साइंटिस्ट ने एक प्योर कल्चर तैयार किया और उसको पोर्सिलीन फिल्टर में से पास किया। एंड वी नो दैट पोर्सिलीन फिल्टर में से बैक्टीरिया पास नहीं कर सकते, और उसको जब उन्होंने किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किया तो उस ऑर्गेनिज्म में भी उस डिज़ीज़ की सिम्टम्स शो हो गई, जिससे कंक्लूड ये किया गया कि वो डिज़ीज़ बैक्टीरिया की वजह से कॉज नहीं हो रही। देन सबसे पहले 1892 में इवांस्की ने सबसे पहले नंबर पे यूज़ किया पोर्सिलीन फिल्टर, और उस पोर्सिलीन फिल्टर से हासिल किया एक फिल्ट्रेट को। अब पोर्सिलीन फिल्टर की ये खूबी है कि इसमें से बैक्टीरिया पास नहीं कर सकते। बैक्टीरिया कैन नॉट पास फ्रॉम दिस फिल्टर। उसके बाद इस फिल्ट्रेट को हासिल करने के बाद इस फिल्ट्रेट को इंजेक्ट कर दिया गया इनटू सर्टन ऑर्गेनिज्म, और उस ऑर्गेनिज्म में उस फिल्ट्रेट की वजह से डिजीज़ और उस डिजीज़ की सिम्टम्स शो होने लग पड़ी, जिससे कंक्लूजन ये निकला कि कोई अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट है जिनका साइज़ बैक्टीरिया से भी छोटा है, जो इस पोर्सिलीन फिल्टर में से गुजर सकते हैं, फिल्टरेबल हैं, और देन वो डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं गुजरने के बाद जब इंजेक्ट किया जाए ऑर्गेनिज्म में। सो लिहाजा कोई अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट हैं जिनका साइज़ बैक्टीरिया के साइज़ से भी छोटा है, जो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। देन 1898 में कुछ ब्रिस्टल्स जो कि कैटल्स में शो होते हैं, स्पेसिफिकली अराउंड देयर माउथ, वो भी फिल्टरेबल एजेंट से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यानी हमारे पास कुछ एविडेंस मिलना शुरू हो गए कि देयर आर सम अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट विच कैन लीड टू सर्टेन डिजीजेस। ये सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो गई। जब अर्ली 90s स्टार्ट हुआ तो बहुत से माइक्रो बायोलॉजिस्ट का मानना था कि कुछ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट एग्जिस्ट करते हैं विच आर रिलेटेड टू सर्टेन डिजीज, बट दे आर फेल टू आइसोलेट दैम। फॉर एग्जाम्पल, टोबैको प्लांट की बात की जाए तो उस टोबैको प्लांट में टोबैको मोज़ेक डिजीज़ होती है, और ये टोबैको मोज़ेक डिजीज़ जो है ये भी फिल्टरेबल एजेंट की वजह से होती है। और 1935 में सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया गया, आइसोलेट किया गया बाय द साइंटिस्ट नोन एज स्टैनले।
1935 में स्टैनले ने सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरस TMV, जिसको एब्रीवेट किया जाता है, इस TMV से, टोबैको मोज़ेक वायरस से इस बात को प्रूव किया कि देर आर सम अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट विच आर वेरी सिंपल इन केमिकल कंपोजिशन. दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स, यानी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने हैं, जो सर्टेन डिजीज कॉज कर रहे हैं. अब साइंटिस्ट के ग्रुप ने जब वायरसेस को ट्रीट करने के लिए बैक्टीरिया वाला ट्रीटमेंट यानी एंटीबायोटिक्स को यूज किया, तो एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट तो बड़ी इफेक्टिव हैं, लेकिन इन्हीं एंटीबायोटिक्स ने वायरसेस पर किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस शो नहीं किया. इसका मतलब यह हुआ कि एंटीबायोटिक्स जस्ट बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव हैं, दे आर नॉट यूज्ड अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन. सो यूं एक लंबी तगदो के बाद 1935 में सबसे पहले वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया गया, और देन हम इस बात से फेमिलियर हो गए कि बहुत सी डिजीज़ ऐसी हैं जो वायरसेस के ज़रिए से फैलती हैं. नाउ डेज वी आर फेमिलियर विद द पोलियो वायरस, हर्पीज़ वायरसेस, कोरोना वायरसेस, इसी तरह से HIV वायरसेस, हेपेटाइटिस वायरसेस, एंड प्लांट के केस में हम फेमिलियर हैं बहुत से वायरसेस जो प्लांट में डिजीज़ पैदा कर रहे हैं, लाइक टोबैको मोज़ेक वायरसेस. इसी तरह से बैक्टीरियोफेजिस से हम फेमिलियर हैं जो बैक्टीरिया में डिजीज़ कॉज कर रहे हैं. सो बैक्टीरिया आर इक्वली affected by the viruses as far as plant and animal are concerned.